लोकसभेत सध्या लेटर बॉम्बवरनं गदारोळ सुरू आहे. थेट बघूया. पूर्णपणे बुडालेला आहे. पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत. त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे, मुख्यमंत्र्यांचा आशीर्वाद है. श्री रवनीश सिंह जी बोलिए प्लीज। चेयरमैन साहब, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे अकेली महाराष्ट्र की बात नहीं है, सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है। लेकिन ये होता कहाँ है? क्यों जहां पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स हैं वहां पे ये फेडरलिज्म क्यों तोड़ा जाता है? वहां पे क्यों देश में की एजेंसियां आके दखल देती हैं? और उसके बाद सर पॉलिटिकल लोग हम एक दूसरे के ऊपर दूषणबाजी करके जो ऑफिसर रहते हैं वो बच जाते हैं। मेन कल्प्रेट सर इसमें ऑफिसर हमेशा होते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल एक दूसरे पे लोग पार्टियों पे लगा के वो ऑफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हम अपने आप को जरूर बुरा भला यहाँ कह के, चाहे असेंबली हो, चाहे पेपर्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, लेकिन सर अफसर नहीं निकलने चाहिए। यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था, यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया। ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं। वहां पे सरकार आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से मेरे कॉलीग्स ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहाँ से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। आप प्रारंभ कीजिए, आप बोलिए। चौधरी साहब आप प्रारंभ कीजिए। सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारी ने चिट्ठी लिखने के पहले मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उप मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया और उसके बाद में और जो कि नहीं करना चाहिए था वो एनसीपी के सुप्रीमो को भी ब्रीफ किया और उनको ब्रीफ करने की क्या जरूरत थी। और उसको ब्रीफ करने के बाद उसने मजबूर होकर के ये पत्र लिखना पड़ा और पत्र में बहुत ही गंभीर आरोप और ऐसे आरोप कि पूरा जो उससे लगता है ये बहुत ही पूरा का पूरा एक गिरोह बना था कि 100 करोड़ रुपया एक महीने के लिए उगाई करने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे मामले में महाजन पूरम जी सर, ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपी
महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम ये मांग करते हैं, संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है, इसलिए शून्य प्रहर बाद में लेंगे। अभी आइटम नंबर 17A इसको लिया जा रहा है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। माननीय मंत्री जी, I move that the bill further to amend the Insurance Act 1938 as passed by Rajya Sabha be taken into consideration. के विषय में बताना चाहें तो जी। हिसाब दो So thank you very much for giving me this opportunity to talk on the insurance bill, sir. Insurance sector requires a lot of capital because it is a very capital intensive sector and it requires long-term capital. The House is very well aware that foreign investments up to 26% was allowed in the year 2000. After that, in 2015, the limit was raised to 49% of the paid-up capital of such companies which are Indian-owned and Indian-controlled. The outcome of 2015 amendment actually has resulted in FDI inflows of over 26,000 crores into this country. That is, between 2015 and now, 26,000 crores have come in the name of FDI for insurance sector. And there are about 28 such companies which then access the FDI because the ceiling was raised. And 12 of the new companies which have come into this country have 26% FDI taken from foreign direct investments. So new companies, 12 of them with 26% FDI have come into the market. Now, asset under management, meaning the total assets which are under the management of the insurance sector, which have come in now, saw a 76% hike in 5 years, meaning after the FDI has been, the ceiling has been raised, the asset under total management in the insurance sector has gone up to by 76%, whereas the GDP during that period has grown only by 63%. संपूर्ण प्रकरणावरून लोकसभेत प्रचंड असा गदारोळ, राज्यातील लेटर बॉम्बचे पडसाद हे थेट लोकसभेत उमटलेले आपल्याला बघायला मिळाले. पूनम महाजन, गिरीश बापट, नवनीत राणा सगळे अगदी सरकारवर सडकून टीका करत होते. आपण बघितलं लोकसभेत प्रचंड मोठे पडसाद उमटलेले आपल्याला बघायला मिळाले. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी थेट मागणी केलेली आहे गिरीश बापटांनी लोकसभेमध्ये. आता शिवसेना भाजपा आमदारांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेले आपल्याला बघायला मिळाले. प्रचंड खरं तर गदारोळ लोकसभेत माजला. रणबीर सिंग प्रकरणावरून नवनीत राणा देखील आक्रमक झाल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांच्याच सांगण्यावरनं हे होत आहे असं थेट नवनीत राणा यांनी म्हटलं. महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी. जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीजॉइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद
माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ, 2 मिनट सर। सर, जिस तरीके से बाकी लोगों पे आरोप लगे, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के ही बोलने के कारण ये सब प्रकरण चल रहा है। बाकी कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है, किससे खंडनी वसूल करनी है। और ये जो यहाँ पर खड़े हैं, जो CSR फंड के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड़ वसूली अगर महीने की होती होगी तो पूरे महाराष्ट्र से। प्रारंभ कीजिए सर, ये 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक DG लेवल के IPS ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक API को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक API से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के गृह मंत्री और कितने API से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और आज हम मांग करते हैं संसद को पारित करने हैं, काफी काम संसद के सामने है। तर या संदर्भातले अधिकचे अपडेट घेण्यासाठी थेट जाऊया। खरं तर आपल्या प्रतिनिधी प्रतीक्षा आपल्यासोबत आपल्या थेट जोडल्या गेल्या आहेत, त्यांच्याकडून अधिकची माहिती घेऊया। प्रतीक्षा, जर आपण बघितलं तर लोकसभेत प्रचंड गदारोळ माजलेला आपल्याला बघायला मिळतोय परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणावरनं। गिरीश बापट असतील किंवा मग पूनम महाजन असतील, नवनीत राणा प्रचंड आक्रमक झालेले आहेत। दुसरीकडे जर आपण बघितलं तर रावनीत सिंग बिट्टू, जे खरं तर पंजाब काँग्रेसचे आहेत, त्यांनी कुठेतरी महाराष्ट्राची बाजू घेतली आहे। मध्य प्रदेश सरकारसारखं हे महाराष्ट्रातलं सरकार पाडू पाहतात असं म्हटलंय। केंद्रातल्या यंत्रणा तिथे गेल्या तर आम्ही सहन करणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय। ते एकीकडे महाराष्ट्राची बाजू घेतात आणि इकडे प्रचंड असा गदारोळ। काय सांगाल, संपूर्ण प्रकरणातले अपडेट्स काय? नक्कीच सौरभ, खरं तर 12 वाजता शून्य प्रहराचा तास जो आहे तो सुरू झालेला होता। मनोज कोटक यांनी जो आहे तो लोकसभेत हा प्रश्न उचललेला होता की महाराष्ट्रातील एक IPS लेवलचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहितात आणि महाराष्ट्रात सरकारकडून जे आहे ते 100 कोटींचं खंडणी वसुलीचं काम चालतं आणि त्यानंतर आपल्याला लोकसभेत शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा जो आहे तो सामना पाहायला मिळाला, खडाजंगी पाहायला मिळाला। पूनम महाजन असतील किंवा विनायक राऊत असतील, ते सुद्धा आक्रमक झालेले आपल्याला पाहायला मिळाले। पूनम महाजन, विनायक राऊत असतील, त्यांच्यामध्ये आपल्याला खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली। कुठेतरी सरकारला अस्थिर, महाराष्ट्र राज्यातील सरकारला अस्थिर करण्याचा हा प्रयत्न आहे असं विनायक राऊत यांनी म्हटलं। तर पूनम महाजन असतील किंवा स्वतः रवी राणा असतील, राणा असतील, त्यांनी सुद्धा जो आहे तो मुद्दा मांडलेला होता की भाजपाकडून वेळोवेळी राज्य सरकारकडे मागणी केली गेलेली आहे की या प्रकरणाचा तपास व्हावा, परंतु प्रकरणाचा तपास जो आहे तो योग्य पद्धतीने झालेला पाहायला मिळालेला नाहीये। नवनीत राणा जे आहेत ते आपल्याला आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले। त्यामुळे लोकसभेत राज्याचे सरकारचे पडसाद, राज्यात जे सुरू असलेले राजकारण आहे त्याचे पडसाद थेट आपल्याला लोकसभेत पाहायला मिळाले। सौरभ, निश्चितच। आणि त्याच संदर्भात अजून एक प्रश्न की साधारण गिरीश बापट यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्याची मागणी केली, लोकसभेत किती गांभीर्याने घ्यावं लागेल या सगळ्याला?
नक्कीच गिरीश बापट यांनी लोकसभेत राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी मागणी केलेली आहे. तर राज्यात सुद्धा काही वेळापूर्वी सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा असं म्हटलेलं होतं. काल राज ठाकरे यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा असं म्हटलेलं होतं. सोबतच आज सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की राज्यातील 4 विरोधी पक्ष जे आहेत ते राज्यपालांकडे मागणी करणार आहेत की मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यातील जे अस्थिर राजकारण आहे त्या संदर्भातला अहवाल मागवावा आणि तो अहवाल जो आहे तो राष्ट्रपतीकडे पाठवावा. राज्यात सध्या परिस्थिती जी आहे ती अस्थिर झालेली आहे अशी विरोधी पक्षांची सुद्धा मागणी आहे आणि मुख्यमंत्री त्यावर काय बोलतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. आज मुख्यमंत्र्यांनी खरं तर बैठक बोलवलेली आहे. दुपारी 4 वाजता ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला जातोय का? खरं तर राज्यातलं राजकारण जे आहे त्यात राज्यातल्या राजकारणात भूकंप आल्याचं चित्र आपल्याला गेल्या 2 दिवसात पाहायला मिळाले. हा एक मोठ्या प्रकारचा आरोप जो आहे तो परमवीर सिंग यांनी लावलेला आहे आणि त्यानंतरच काल शरद पवार यांनी संजय राऊत यांची भेट घेतली असेल किंवा कमलनाथ यांची भेट घेतलेली असेल. त्यानंतर राज्यातलं राजकारण जे आहे ते मोठ्या लेवलला गेलेलं पाहायला मिळालं. दिल्लीत सुद्धा याचे पडसाद जे आहेत ते आता लोकसभेत गेलेले पाहायला मिळाले. तरी लोकसभेत अशी मागणी करण्यात आलेली आहे की महाराष्ट्र सरकार आता सध्या अस्थिर आहे त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी अशी भाजपाच्या खासदारांनी जी आहे ती मागणी केलेली आहे आणि तिथे शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी महाराष्ट्र सरकारला अस्थिर करण्यासाठी भाजपाचं हे षडयंत्र आहे असा आरोप केलेला आहे. त्यामुळे आता नक्की ह्या संपूर्ण प्रक्रियेकडे किंवा 2 वाजेपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही स्थगित करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता पाहणं गांभीर्याने पाहणं महत्त्वपूर्ण असेल. निश्चितच प्रतीक्षा या संदर्भातले अधिकचे अपडेट्स आम्ही तुमच्याकडून घेणार आहोत. तुर्तास खूप खूप धन्यवाद. दरम्यान आपण बघितलं की आता प्रचंड मोठे पडसाद आता तिथे उमटताना बघायला मिळतात. लोकसभेत प्रचंड असा गदारोळ लेटर बॉम्बनं विरोधकांची मागणी आहे की आता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे कारण तिथलं सरकार अस्थिर आहे. मात्र शिवसेनेच्या वतीने सांगितलं जात आहे की तिकडे सरकार अस्थिर करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातोय. भाजपचं हे षडयंत्र आहे असं थेट एकमेकांवर टीका होते. आरोप प्रत्यारोप तर होत राहत आहेत. दरम्यान रावनीत सिंग बिट्टू त्यांनी देखील महाराष्ट्राची बाजू मांडली. केंद्राच्या यंत्रणा तिथे येत आहेत आणि हस्तक्षेप करतात असं त्यांनी म्हटलं. दरम्यान आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतायत. गिरीश बापट नेमकं काय म्हणाले आणि त्यावर विनायक राऊत यांनी काय प्रत्युत्तर दिलं बघूया. महाराष्ट्रामध्ये आजपर्यंत गुन्हेगार खंडणी मागत होते, आता सरकार खंडणी मागायला लागले, गृहमंत्री खंडणी मागायला लागलेत, म्हणजे कुंपण शेत खायला लागले, पाण्याला तहान लागले आणि सरकार भ्रष्ट होत चालले. त्यामुळे ताबडतोब महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा आणि या गुन्हेगारांना आतमध्ये टाका ही आमची सगळ्या सभागृहात मागणी आहे. महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था राहिलेली नाही. कायदा सुव्यवस्थेचे दिंडोडे उडालेत. महाराष्ट्र राज्य आज एक कायदा सुव्यवस्थेत पूर्णपणे बुडालेला आहे. पोलीस खंडणी मागायला लागलेले आहेत. त्या पोलिसांना मंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे. कई प्रयास करने के बाद भी महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी का जो सरकार है, जहाँ का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे हैं, इस सरकार को दूर करके अपना भाजपा का सरकारवाद स्थापित करने के जो प्रयास चल रहे थे वो पूरी तरीके से असफल हुए हैं. इसके लिए कई कपट नीति, राजकीय कपट नीति चलाने का काम दुर्भाग्य से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है. सभापति महोदय, हो रहा है. और जिस परमवीर सिंह का लेटर का उल्लेख लेकर आज यहाँ 0 ओवर में बात करने का आपने मौका दिया, सभापति महोदय, ये परमवीर सिंह है कौन? नाम परमवीर सिंह, नाम मत बोलिए, नाम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ. मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह ये राजकीय अड्डा चलाने वाला एक आदमी है. और इस परमवीर सिंह के बारे में एक दाऊदवी पुलिस स्टेशन के एसीपी अनूप डांगे, इन्होंने 2 फरवरी 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है परमवीर सिंह ये उस वक्त के भरत शाह जो और उनके जो नवनीत है, ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस एसीपी मिस्टर अनूप डांगे ने किया है.